ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है, जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शुमार एक पक्षी है, जो भारत में मुख्य तौर पर राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 150 से 100 के बीच में ही इनकी संख्या है। और इनकी संख्या एक विशेष वजह से आजकल प्रभावित हो रही थी। कुछ वर्षों से इस पर चिंता भी व्यक्त की गई थी और इसी चिंता के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी और उस सिफारिश पर फिर से अगस्त 2025 में विचार होना है। आज हम बात करेंगे इसी कमेटी के ऊपर, क्या उसने सुझाव दिए और क्या पूरा का पूरा मामला था। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, आपको अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताएं तो ये एक प्रकार का पक्षी है जो कि शुरू में ही आपको बताया गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कैटेगरी है उसमें शामिल ये पक्षी है। अब इसकी संख्या पहले से ही 100 से 150 के बीच में है और उसमें बिजली के जो तार होते हैं, जो कि ओवरहेड पावर लाइंस हैं, उनसे टकराने के कारण इनकी मौत हो रही थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और इस याचिका के बाद मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उस कमेटी को इस विषय में जांच पड़ताल करनी थी, समझना था क्या पूरा मामला है। और फिर उस कमेटी ने क्या किया, सारे चीजों का अवलोकन करने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद उसने अपना सुझाव दिया। अब उन सुझाव में जो बिजली के तार हैं उनको लेकर एक बात कही गई कि क्यों न एक पावर कॉरिडोर बना दिया जाए। अब क्या होता है पावर कॉरिडोर, उसको भी समझेंगे। साथ साथ यह भी कहा गया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके निवास क्षेत्र पर इस पावर कॉरिडोर के बनने से कम प्रभाव पड़ेगा। अब फिर अगस्त 2025 में ये पूरी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। अगस्त 2025 में इन्हीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं इस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी। अब देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाए जाने वाला पक्षी है और उसमें इन पक्षियों के लिहाज से अगर देखें तो उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं उसमें सबसे भारी पक्षी के तौर पर इसको जाना जाता है। साथ ही साथ इनकी संख्या आपको बताया ही गया कि बहुत कम है और लगातार कम होना, वो भी बिजली के तारों की वजह से इस पर याचिका दायर की गई, एक चिंता का कारण था। इसके अलावा भी इनकी संख्या प्रभावित होती है, वो चाहे घास के मैदान में पाए जाते हैं वहां तो शिकार भी इनका कर लिया जाता है, शिकार के कारण भी प्रभावित है। इनके अंडों की चोरी होती है, इसी तरह से परभक्षी के द्वारा, दूसरे के द्वारा भी इनका शिकार हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो इनका प्राकृतिक प्रजनन दर है वो भी बहुत कम है, तो इस वजह से भी इनकी संख्या को लेकर एक चिंता व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ अब बिजली के तार, जो कि एक हम कह सकते हैं कि मानव जनित एक कारण है, तो इसकी वजह से अगर इनकी संख्या कम होगी तो इस पर चिंता व्यक्त की गई। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार ये कहा गया कि हर साल अगर 4-5 भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु होती है तो ये हो सकता है कि आने वाले 20 वर्षों में यह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब मुख्य तौर पर ये देखिए, शुष्क घास के मैदानों और झाड़ीदार जो भूमि होती है वहां पर पाया जाता है और मुख्य रूप से भारत में थार के रेगिस्तान में ये पाया जाता है। तो देखिए, इसी बात को लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पावर कॉरिडोर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 7 सदस्यीय समिति ने राजस्थान गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समर्पित एक पावर कॉरिडोर स्थापित करने की बात, इसकी सिफारिश की है, जिस पर अगस्त 2025 में चर्चा होगी। तो सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर लें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और वैज्ञानिक नाम क्या है तो आर्देओटिस नाइग्रिसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उसमें यह सबसे भारी पक्षी के तौर पर देखा जाता है। अब भारत में इसकी संख्या, व्यवहार्य संख्या कम है और लगातार कम हो रही है। मुख्य रूप से थार के रेगिस्तान में यह पाया जाता है, जहां पर थार के रेगिस्तान में इसकी संख्या अगर बात करें तो इसकी 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं पर अगर गुजरात में आप देखेंगे तो बाकी गुजरात में भी छिटपुट रूप में यह पाया जाता है और शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार भूमियों में यह मुख्य तौर पर पाया जाता है। अब देखिए, इसकी संरचना को देख लिए तो देखने में बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है, शुतुरमुर्ग जैसा ही दिखता है। वजन इसका 15 किलोग्राम तक होता है और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है। और साथ आप देखेंगे इसके माथे पर आपको काला काला दिख रहा है, तो काली मुकुट जैसी एक संरचना होती है। इसकी जो गर्दन होती है सफेद और हल्की पीली टाइप की होती है। इसका जो पीछे का हिस्सा है ये आप देखेंगे कि भूरा और काले रंग का मिक्सचर होता है। जीवन काल की बात करें तो 12 से लेकर 15 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। और संरक्षण की स्थिति को देखेंगे तो इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है, IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और साथ साथ साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी ये शामिल है। अब बात करते हैं पावर लाइन को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, अब यहां पर जो चिंता व्यक्त की गई थी उसमें एक चिंता थी कि पावर लाइन जो कि ओवरहेड जाती हैं उसमें क्या है कि खुली होने के कारण ओवरहेड बिजली लाइनों से
ये टकरा जाते हैं। इनके टकराने का कारण ये है, एक तो इनका वजन, ये भारी होते हैं और भारी होने के कारण ये बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। और एक और कारण है कि 2021 में इन्हीं कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजस्थान और गुजरात के 80,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो भी ओवरहेड लाइनें हैं उनको भूमिगत कर दिया जाए, यानी कि अंडरग्राउंड कर दिया जाए। अब इसकी वजह से यह कहा गया कि अंडरग्राउंड तो कर दिया जाए, कोर्ट ने तो यह बात कह दिया, लेकिन ये कितना व्यवहारिक था, इस पर सरकार को कुछ आपत्ति थी। इसके अलावा आपको एक और बताएं, इसके आंख की जो संरचना है उसकी वजह से इसकी जो देखने की क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती, ये तार को उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाता है। वो भी एक कारण है कि वो टकरा जाता है अचानक, और शरीर भारी है तो तुरंत अपने आप को संभाल नहीं पाता है। अब यहां पर जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो ओवरहेड लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तो सरकार की स्पष्ट कुछ आपत्तियां थी। सरकार ने यह कहा कि ये जो 60 किलोवाट से ऊपर की लाइनें हैं इनको भूमिगत करने में कुछ दिक्कतें हैं। एक तो दिक्कत यह है कि इनको भूमिगत करने में महंगाई बहुत है, इसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी जो मरम्मत होती है उसको करना मुश्किल होगा, और चूंकि इसकी जो क्षमता है 60 किलोवाट से ऊपर है तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, तो इसकी क्षमता जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा रिस्की भी है। और साथ साथ इससे जो ऊर्जा हानि है यानी कि ट्रांसमिशन लॉस है वो भी बढ़ सकता है, और सेफ्टी हजार्ड से सुरक्षा के खतरे तो हैं ही साथ साथ। तो ये सरकार की कुछ आपत्ति थी। और साथ साथ सरकार का एक बहुत मजबूत तर्क था, वो ये था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा निर्भर हैं, और इस क्षेत्र में चाहे वो राजस्थान का क्षेत्र हो या गुजरात का क्षेत्र हो, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में आप देखेंगे सोलर एनर्जी के लिहाज से, और वहीं पर गुजरात जो देखेंगे उसको विंड एनर्जी के लिहाज से, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के लिहाज से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और यहां पर अगर इन लाइनों को भूमिगत किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की ये जो क्षेत्र है वो प्रभावित होंगे, और इसके प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी पर हम जो शिफ्ट होना चाहते हैं उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। तो अब जो ये 7 सदस्यीय समिति थी उसने कुछ सिफारिशें की, जिस समिति का गठन किया गया 2024 में उसने कुछ सिफारिशें की, और इन सिफारिशों में क्या कहा गया, तो इन सिफारिशों में कुछ बातें कही गई। ये कहा गया पावर कॉरिडोर बनाया जाए। पावर कॉरिडोर क्या होता है, तो इस कॉरिडोर में ये कहा गया कि एक ऐसा चौड़ा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र से, मतलब एक सीमित चौड़ा, जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। अभी क्या है कि वो तार पूरे एरिया में फैले हुए हैं एक जाल की तरह से, लेकिन जब एक कॉरिडोर बनेगा तो जो पूरे एरिया में फैले हुए जाल की तरह से तार हैं वो सीमित चौड़ाई का क्षेत्र होगा, और निश्चित कर दिया जाएगा कि इसी क्षेत्र से होकर ये हाई वोल्टेज के तार गुजरेंगे। यानी कि ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आवाजाही ज्यादा है या पहले जहां पर उनकी मृत्यु हो चुकी है उस स्थान को चिन्हित करके वहां तो तुरंत अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो एक क्षेत्र है उसको कॉरिडोर की तरह से बना दिया जाएगा, यानी कि एक सीमित चौड़ाई वाला क्षेत्र होगा और उसी क्षेत्र से हाई वोल्टेज के तार गुजरेंगे। यहां पे बिजली लाइनें जो होंगी उनका एक तय मार्ग होगा और इसी को पावर कॉरिडोर नाम दिया गया। अब जीआईबी का मुख्य आवास क्षेत्र जो है यानी कि उसका जो हैबिटेट है, इससे क्या होगा कि वो सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जगह पर लाइनें भूमिगत जरूर की जाएंगी। वो कुछ जगहें कौन सी होंगी, तो जहां पर पहले कभी भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत हुई है उसको चिन्हित कर लिया जाएगा और तत्काल उसको भूमिगत करने की इसमें सिफारिश की गई है। कमेटी ने यह बात कही गई है कि जहां पहले दुर्घटना हुई है उसको तो तुरंत भूमिगत कर दिया जाए, भले ही उसमें लागत ज्यादा आ रही हो। अब राजस्थान में 80 किलोमीटर और साथ साथ गुजरात में कुछ छोटे हिस्से इस लिहाज से भी चिन्हित कर लिए जाएं, इस तरफ कहा गया है, इशारा किया गया है इस कमेटी के माध्यम से। साथ ही साथ इंसुलेशन और रीरूटिंग की भी बात कही गई है। इंसुलेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो तार होते हैं उन तारों के ऊपर कोई सुरक्षा कवच लगा दिया जाए, चाहे वो रबर का हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक से हो सकता है या किसी अन्य सुरक्षा वाले धातु से हो सकता है, जिससे कि उस पर अगर कोई पक्षी टकरा भी जाता है तो उसको करंट न लगे। तो अब इंसुलेशन और रीरूटिंग का मतलब जिस जगह से ज्यादा दुर्घटना हो रही है उस जगह से उसका रूट हटा के दूसरे सुरक्षित रूट से उसको ले जाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंसुलेशन और रीरूटिंग से ही समस्या का समाधान हो जा रहा है तो यही कर देना चाहिए, फिर पावर कॉरिडोर का क्या जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर इंसुलेशन की जो विधि है उस विधि की अगर बात करेंगे तो जो ये तार होते हैं, जिन तारों की यहाँ पर बात की जा रही है, ये बहुत हाई वोल्टेज तार है। ये लगभग 400 किलोवाट तक के वोल्टेज को ले जाने वाले तार हैं। तो इतने हाई वोल्टेज तार को अगर हम चाहें कि उनको इंसुलेट करें
तो इसके इंसुलेशन के लिए बड़ी मात्रा में मोटी परत की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा अगर ये इनकी लंबाई है तो लागत बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा पर्यावरण और साथ साथ मरम्मत के लिहाज से भी ये जोखिम भरा होगा। तकनीकी रूप से भी बहुत ज्यादा ये क्या होगा, जटिल होगा। इसमें हाई कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। इसी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में अगर घर के तारों की बात करें जिनको इंसुलेट किया जाता है तो वो 220 वोल्ट तक के ही होते हैं, जबकि ये आप देख रहे हैं कि 400 किलोवाट तक के हैं तार। तो 400 किलोवाट तक के अगर तार हैं और कहां पर 200 वोल्ट है, तो दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक तो लागत ज्यादा होगी, साथ ही साथ इतनी बड़ी मात्रा में इसको करने में संभव नहीं है, तो इसलिए ये सीमित जगहों पर लेकिन ये जरूर किया जा सकता है। तो इस उपाय को इस समिति ने सुझाया है कि जहां एकदम जरूरी है, जो दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशील जगह है, उस जगह पर तुरंत कर दिया जाए। अब प्रस्तावित जो कॉरिडोर है कहां पर प्रस्तावित किया गया उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए यहां पर जहां पर यह प्रस्तावित किया गया, एक तो राजस्थान में प्रस्तावित किया गया। राजस्थान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके दक्षिण में एक कॉरिडोर होगा, 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रखी गई है। इसी 5 किलोमीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में ही ये हाई वोल्टेज तार गुजरेंगे, जिससे कि पूर्व से पश्चिम तक ये विस्तृत है। और इसके पश्चिम में ये जहां तक कॉरिडोर होगा, इसके पश्चिम में फिर क्या होगा, जो आपकी विंड और सोलर प्लांट्स यहां पर लगे हुए हैं उस कॉरिडोर के बाहर पश्चिम दिशा में वो लगाए जाएंगे, ताकि विंड और सोलर प्लांट्स भी प्रभावित ना हो और इस कॉरिडोर से वो हाई वोल्टेज तार भी चले जाए और साथ साथ जो मेन हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो भी प्रभावित ना हो। साथ ही दूसरा है गुजरात में। तो गुजरात में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए। एक कॉरिडोर तो वो होगा कक्ष का तटीय क्षेत्र, जहां पर पवन और ऊर्जा संयंत्र के लिए वो होगा, वहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और दूसरा कक्ष की उत्तरी क्षेत्र में 400 किलोवाट तक के जो हाई वोल्टेज की लाइनें हैं उनके लिए यह कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। अब चूंकि गुजरात में क्या है कि उनका आवास बिखरा हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, इसलिए वहां पर कम क्षेत्र में प्रभावी संरक्षण की योजना इस तरीके से बनाई गई है। तो ये प्रस्तावित कॉरिडोर है, इसके लिहाज से इनके सुरक्षा की बात की जा रही है। अब आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह ये हो सकती है, इस घटना को किस तरीके से देखा जा सकता है। तो देखिए इस घटना में एक तो लगातार इनकी संख्या घट रही है और ये कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में अगर ऐसे 4-5 भी मरते रहे तो अगले 20 वर्षों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है अगर हम इस पावर कॉरिडोर पर अमल कर पाते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से दिए गए सुझावों को अमल में लाकर। तो हम कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2025 में चर्चा होती है और समिति अपनी रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय अगर ले लेती है तो भारत को 2 फायदे होंगे। पहला ये होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि संकटग्रस्त पक्षी है उसका संरक्षण तो हम कर ही लेंगे, और साथ साथ दूसरा ये होगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का ये क्षेत्र है वो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र भी प्रभावित नहीं होगा। यानी दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। एक तरफ हम इसका संरक्षण भी कर सकते हैं और साथ साथ दूसरी तरफ हम अपनी एनर्जी की जरूरत को भी, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को भी हम बाधित नहीं करेंगे। और साथ साथ अगर ये मॉडल सक्सेस होता है तो भविष्य में जो दूसरे जीव जंतु इस तरह के वजह से उनके लिए अगर चिंता होती है, अगर उनको नुकसान होता है, उनका रहने का आवास क्षेत्र प्रभावित होता है, तो उसको भी हम एक मॉडल के तौर पर इसको अपनाते हुए भविष्य में अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे की राह के अंतर्गत ये एक रोल मॉडल के तौर पर भी अगर ये सफल होता है तो इसको अपनाया जा सकता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर है। क्या है अभ्यास प्रश्न? तो IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस श्रेणी में आता है? विकल्प आपके सामने है, संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, संवेदनशील, वल्नरेबल या विलुप्त, एक्सटिंक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।